हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अपना जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th विषय गणित की प्रश्नावली 16 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि 16 प्रश्नावली में क्या चीज़ है, यानी 16 प्रश्नावली किससे संबंधित है। तो 16 प्रश्नावली का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो सबसे पहले तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है ये आपको समझना है। तो सबसे पहले आपके सामने बात करते हैं। आपने इससे पहले वाले वीडियो में प्रश्नावली 16 से पहले जो प्रश्नावली है 15 वो आपने पढ़ी। तो 15 प्रश्नावली में आपने जो समतल आकृति होती है, जो प्लेन शेप होती हैं, उनका आपने क्या निकाला, क्षेत्रफल और परिमाप। यहाँ पर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है वो निकलता है ठोस आकृतियों का। ठोस आकृति यानी सॉलिड जो शेप होती है उनका। सॉलिड शेप कौन सी होती है, कई सारी होती हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ विशेष आकृति कौन कौन सी है, घनाभ, घन, बेलन, दो प्रकार का बेलन होगा। ये एक होगा ठोस बेलन, एक होगा खोखला बेलन, एक शंकु, गोला और आधा गोला यानी अर्धगोला। इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि ठोस आकृति जो होती है उसमें कई सारे पृष्ठ होते हैं। पृष्ठ का मतलब सतह है, सतह का मतलब फलक। जैसे आप सबने देखी होगी माचिस की डिब्बी। माचिस की जो डिब्बी होती है या कोई कार्टून कागज़ का, गत्ते का, जिसमें हम यानी गत्ते का जो बॉक्स होता है जिसमें सामान पैक होके आते हैं, तो जो कार्टून या गत्ते होते हैं आपको खूब पता है, या मिठाई का जो डिब्बा होता है, या घर में जो हम बक्स पुराने ज़माने में चलते थे, संदूक होते थे लोहे वाले, तो उनमें क्या होता था आपको पता है, उसमें एक आयत तो नीचे होता है, एक आयत ऊपर होता है, एक आयत आगे और एक आयत पीछे, और दो आयत अगल में और बगल में, ऐसे होते हैं। जैसे आपके सामने ये डस्टर है, इस डस्टर में देखो ये इधर की साइड एक आयत है, इधर ये काला कलर हो रहा है, ब्लैक, तो ये भी एक आयत है। तो इसका मतलब आयत कैसी आकृति होती है, प्लेन यानी समतल आकृति होती है। तो या इसका मतलब जो ये डस्टर है इसमें एक से ज़्यादा समतल भाग हैं। कई आकृतियों में समतल भाग भी नहीं होते। तो यानी जैसे ये आपके सामने दिख रहा है, इसमें एक से ज़्यादा क्या हैं, समतल हैं, या इनको समतल यानी जो ये वाला जो ये है इसे कहते हैं पृष्ठ। एक पृष्ठ इधर की साइड है, एक पृष्ठ इधर है, कई लोग इसे फलक भी बोलते हैं। तो ऐसे कई आकृतियाँ जो होती हैं उनमें क्या होता है, एक से ज़्यादा पृष्ठ होते हैं। और एक से ज़्यादा पृष्ठ होते हैं तो क्या करते हैं, हम उन सभी पृष्ठों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के उनको जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर जो आता है वह कहलाता है उस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे संदूक या माचिस की डिब्बी या कोई कार्टून गत्ते का, तो इसमें क्या होता है, 6 सतह होती हैं। कितनी सतह होती है इसमें, 6। देखिए यहाँ पर एक घनाभ बना हुआ है, यानी घनाभ क्या होता है, घनाभ आकृति का नाम है। और इस आकृति की तरह कई सारी वस्तुएं होती हैं। जैसे माचिस की डिब्बी घनाभ के आकार की होती है, बक्सा, संदूक जो पहले ज़माने में चलते थे, आज भी चलते हैं चलने को, तो वो क्या है, घनाभ की आकृति है। तो घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं, 6। तो घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं, 6, ठीक है। और 6 सतह कैसी आकृति के होते हैं, आयताकार। तो इसका मतलब घनाभ होता है यह 6 आयतों से घिरी हुई आकृति होती है। घनाभ में क्या होता है, 3 मुख्य माप होती हैं। माप का मतलब जिनकी माप के आधार पर हम उसे छोटा बड़ा करते हैं। तो घनाभ में 3 माप होती हैं। यहाँ दोबारा बना के दिखाता हूँ आपके सामने संदूक जैसा। तो आपके सामने ये क्या है, ऐसा आपके सामने बॉक्स होते हैं, या माचिस की डिब्बी या कोई संदूक, इस तरीके से होता है।
तो एक तो नीचे की साइड ये वाला भाग होता है, नीचे देखो मैं इसको नीचे सांकित करता हूँ, तो ये एक आयताकार भाग है। तो इसमें 6 पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ का मतलब 6 आयत। ये जो पृष्ठ है ये आयत के आकार के होते हैं। तो एक तो आपका नीचे हो गया, एक ऊपर ढक्कन होता है, 2 हो गए, ये वाला ऊपर का ढक्कन वाला भाग हो गया, ऊपर की साइड होता है, एक आगे और एक पीछे, 4 हो गए, और एक इधर वाला भाग और एक इधर वाला भाग। तो इसमें 6 पृष्ठ होते हैं, किसमें? घनाभ में। यदि इन 6 पृष्ठों का टोटल क्षेत्रफल निकाल दें, जैसे ये आयत है, आगे वाला, पीछे वाला, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, तो इन सभी का टोटल निकाल दें तो ये कहलाता है इस घनाभ का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप देखो इस घनाभ में सबसे नीचे जो भाग है ये वाला है, यानी संदूक का पैंदा, आपने देखा होगा संदूक का पैंदा, जिसे कहते हैं संदूक का आधार। संदूक का आधार या पैंदा कैसे आकृति का होता है? ये आयत के आकार का होता है। जैसे कमरा देखा है हमने, ज़्यादातर जो कमरे होते हैं ये घनाभ के आकार के होते हैं, जिसमें क्या होता है, 4 तो दीवार होती है, एक फर्श होती है और एक ऊपर छत होती है। तो कमरे में क्या होता है, 4 तो दीवार होती हैं, एक नीचे की फर्श होती है और एक ऊपर की छत होती है। तो इसका मतलब जो ज़्यादातर जो कमरे होते हैं वो कमरे कौन से आकृति के होते हैं? वो होते हैं घनाभ के आकार के। तो इसमें जो आपके सामने जो चारों दीवार हैं ये भी आयताकार होती हैं ज़्यादातर, और नीचे की जो फर्श है ये भी आयताकार होती है, और ऊपर की जो छत है ये भी आयताकार होती है। तो घनाभ में क्या होता है, आमने सामने की 2 सतह, जैसे मैं इधर खड़ा हूँ इस कमरे में, तो उसके जो सामने वाला जो दीवार है वो और ये बिल्कुल समान क्षेत्रफल वाली है, और इधर वाली जो दीवार है इसके सामने इधर वाली जो दीवार होगी, ये दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वो भी क्या होगा, समान होगा। और फर्श है नीचे की, तो जितना क्षेत्रफल इस फर्श का है उतना ही क्षेत्रफल ऊपर वाली छत का भी होगा। तो इस तरीके से घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये 6 सतहों का क्षेत्रफल कुल जो है वो जुड़ जाएगा, तब उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया जाएगा। तो अभी आपने देखा ये सभी क्या होती हैं, ये सभी जो ये सभी जो सतह हैं, फलक बोल सकते हैं कई लोग इसको, पृष्ठ बोलते हैं, तो ये सभी आयत के आकार के होते हैं। तो संदूक में यानी घनाभ में 3 माप होती हैं, यानी कमरे में देखा होगा, एक तो लंबाई होती है, एक लंबाई, और दूसरी होती है चौड़ाई, और एक होती है कमरे की ऊंचाई। और कुछ यानी ज़्यादातर कमरों में क्या होता है, लंबाई अलग होती है, चौड़ाई उससे कम या ज़्यादा होती है, ऊंचाई उन दोनों से कभी कभी बराबर होती है, लेकिन अधिकांश अलग होती है। तो इसका मतलब कभी भी कोई कमरा बनवाते हैं हम, यानी कोई घनाभ के आकार की कोई वस्तु बनवाते हैं, संदूक बनवाते हैं, तो उसमें एक तो होती है मेन माप लंबाई, एक होती है चौड़ाई, एक होती है ऊंचाई। तो घनाभ की 3 माप होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई को L, चौड़ाई को B और ऊंचाई को H से यदि हम व्यक्त करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि घनाभ का आधार क्या होता है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समझा आपने। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जो भी पृष्ठ हैं उसमें जो भी फलक हैं, जो भी उसमें दीवार हैं, छत है, पैंदा है, जो भी है, तो उन सब का टोटल क्षेत्रफल होता है, वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो अब रह गई 2 चीज़, आधार क्या है। तो आधार क्या आप जानते हैं, जैसे कभी भी कोई भी माचिस की डिब्बी या कोई भी हम जिस तरीके से हम उसको ज़मीन पर रखेंगे, तो नीचे की जो फर्श ज़मीन है उस पर जो माचिस का भाग टिकेगा, कौन सी 6 सतह होती है तो एक ही नीचे आएगी। तो इसका मतलब उसका वही पृष्ठ या वही फलक, ठीक है, तो वही क्या कहलाएगा, उस समय उसका आधार कहलाएगा, ठीक है। तो कमरे में जो फर्श होती है वो कहलाता है कमरे का आधार, कमरे का आधार या कमरे का पैंदा। तो आधार का मतलब जान गए, नीचे का पैंदा या फर्श, ठीक है। तो कमरे का आधार या घनाभ का आधार एक ही चीज़ हो गया, ठीक है। अब रह गया पार्श्व या वक्र क्या है। वक्र माने तो आप जानते हैं वैसे क्या होता है, वक्र का होता है घुमाव, ऐसे होता है कुछ, तो मैंने इसलिए पार्श्व लिखा है। पार्श्व या वक्र दोनों, पार्श्व तो इसके लिए, लेकिन वक्र जो आएगा वो बेलनों के लिए या शंकु के लिए या गोले या अर्धगोले के लिए आएगा। इसलिए आप फिलहाल में यहाँ पे ये समझे पार्श्व क्या है। तो घनाभ और घन में पार्श्व क्या कहलाता है, सुने। यदि कमरे की यानी घनाभ की, कमरा घनाभ, क्योंकि आपको पता है कमरे ज़्यादातर घनाभ के आकार के होते हैं, किसी भी घनाभ के आधार
और छत दोनों को छोड़ दिया जाए। सुने, यदि किसी घनाभ का आधार यानी पेंदा और छत दोनों को हटा दिया जाए तो हटाने के बाद जो भी पृष्ठ बसते हैं या जो दीवार बसती हैं वो कहलाता है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी उनका जो टोटल क्षेत्रफल होगा चारों का वो कहलाएगा उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जान गए वक्र यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जान गए। किसी भी आकृति की, कोई भी आकृति है तो किसी भी आकृति की छत और पेंदे को हटा के जो उसके चारों तरफ क्षेत्र होता है उसका क्षेत्रफल कहलाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप जान गए। तो आधार क्या है आप जान गए, पार्श्व क्या है जान गए, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल का मतलब ये मत समझना कि इन दोनों को जोड़ने से कुल आता है। देखो दोबारा समझे, आधार, कमरा यानी घनाभ, घनाभ का आधार और छत एक जैसी होती है। तो इसका मतलब यदि आपने पार्श्व और आधार को जोड़ा घनाभ के को तो इसका मतलब उसमें कितनी सतह आई, केवल 5 हुई, क्योंकि पार्श्व में होती हैं 4 और आधार एक ही हो गया। तो इसलिए आप ये मत समझना कि इसको और इसको जोड़ने से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता। तो दोनों सब चीज़ों का अंतर समझें कि आधार क्या होता है। कोई भी आकृति हुई, कोई भी आकृति का आधार क्या है, जो नीचे पेंदे में है। पार्श्व या वक्र क्या है, तो पार्श्व या वक्र का मतलब आधार और छत दोनों को छोड़ दिया जाए, नीचे का आधार हटा दें और छत हटा दें, तो इसके बाद जो जगह बचेगी वो पूरी जो जगह है वो कहलाएगी पार्श्व पृष्ठीय। तो पार्श्व पृष्ठीय और उनका जो मान निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, वो कहलाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जो भी पृष्ठ हैं उस आकृति में उन सबका कुल या टोटल यानी संपूर्ण क्या कहलाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक चीज होती है अन्य, अन्य का मतलब होता है अन्य, सॉरी आयतन, गलत बोल दिया बीच में, पहले आयतन की बात करते हैं। तो आयतन का मतलब कोई भी वस्तु फर्श समतल में, यानी जैसे कोई भी वस्तु जमीन पर रखी है तो उसके जमीन पे जो जितना स्थान घेरती है तो वो, इसका मतलब वो जगह कौन घेर रहा है, उसका आधार घेर रहा है, तो वो तो आधार का क्षेत्रफल हो गया एक तरीके से। तो लेकिन आयतन का मतलब होता है कि एक तरीके से जो उसका, जैसे कि आप समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे अपना क्या है, कोई बाल्टी है उसमें पानी भर रहा है, तो बाल्टी है उसमें पानी भर रहा है और एक हमने एक पत्थर लिया ठोस, यानी ईंट ली ठोस, तो या कोई लोहे का कोई चीज़ ली, तो उसको हमने यदि पानी से भरी हुई बाल्टी में डाल दिया तो इसका मतलब पानी बाहर फैलेगा। तो पानी बाहर जो फैल रहा है वो किसकी वजह से फैल रहा है, पानी बाहर फैल रहा है उस वस्तु को उसके अंदर डालने की वजह से। तो इसका मतलब जो भी वो पानी बाहर आया है, ठीक है, तो जो भी पानी जो बाहर आया है वो पानी किसकी वजह से आया है, बाल्टी के अंदर किसी ठोस वस्तु को डालने की वजह से। तो इसका मतलब बाहर निकलने वाला जो पानी है वो जितनी भी जगह वो जो आया है वो क्यों आया है, क्योंकि उसकी जो जगह है वो किसने घेर ली, सब तरफ से घेर ली किसने, उस बाल्टी के अंदर जो वस्तु डाली है। तो इसका मतलब वो उसका आयतन के बराबर है, दोनों का आयतन समान हो गया। किसका, पानी से भरी बाल्टी के अंदर कोई ठोस वस्तु डालते हैं और जो पानी बाहर निकल रहा है तो वो बाहर निकलने वाला पानी की जो जगह है पूरी की पूरी वो किसने घेर ली, ठोस वस्तु ने। तो इसका मतलब जो ठोस वस्तु है उसका जो आयतन है और बाहर निकलने वाला पानी है उसका आयतन, दोनों का आयतन क्या है, समान है, यानी वो उसकी वजह से बाहर निकला है। ठीक है, तो इस तरीके से आयतन क्या होता है जानेंगे, कोई वस्तु ब्रह्मांड में जितना भी स्थान घेरती है वो क्या कहलाता है, उसका आयतन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो सबसे पहले हमने एक घनाभ की आकृति के बारे में समझा है। घनाभ जो रहता है उसकी मेन 3 माप होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो बक्से में या कमरे में लंबाई, एक चौड़ाई और एक उसकी ऊंचाई। तो L, B, H इनके संकेत हैं। तो L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई और H का मतलब ऊंचाई। तो इस प्रश्नावली के जो अब एक्सरसाइज है उनको करने से पहले आपको इस प्रश्नावली के सारे सूत्रों को और आकृतियों को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले घनाभ की आकृति के बारे में हमने समझ लिया, अब हम इसके सूत्रों के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आता है इसके आधार का क्षेत्रफल। देखो अभी मैंने यहाँ चित्र थोड़ी देर पहले बनाया था, ये यहाँ पे बना हुआ है पहले से ही। तो ये आपके सामने क्या है,
घनाभ है, घनाभ का आधार कौन सी आकृति का होता है, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया, आयत। और इस नीचे वाले आयत की दो माप हैं, एक तो है एल और एक है बी, यानी घनाभ में तीन माप होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। लेकिन जो आधार है, आधार में एक आयत है, उस आधार की दो भुजाएं, दो माप होती हैं। जैसे आयत ऐसे होते हैं तो आयत की दो माप होती हैं, एक ये और ये, ठीक है। तो जैसे ये 3 है और ये 2 है तो इसका क्षेत्रफल आता है 3 गुणा 2, आप जानते हैं। तो इसमें आधार में क्या है, आयत है, उस आयत की एक जो साइड है वो है एल और दूसरी साइड जो है वो बी, इसलिए आधार का क्षेत्रफल होगा इस आयत का क्षेत्रफल, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी एल इंटू बी। तो ये आपका हुआ आधार का क्षेत्रफल, यही आधार का क्षेत्रफल है। और यदि आपसे कोई पूछे घनाभ की छत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो छत का क्षेत्रफल ये होगा, क्योंकि घनाभ के आधार और छत दोनों समान होती हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझे। हाँ, तो घनाभ में क्या होता है, समझे, जैसे ये 6 आयत होते हैं, कितने आयत होते हैं, 6। तो देखो एक आयत जो था ये आधार हो गया, जितना आधार ये है इतनी छत होती है, तो इसलिए आधार और छत दोनों का टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणा एल बी। कितना हो जाएगा, 2 गुणा एल बी, समझे। अब ऐसे दो आयत इधर और इधर होते हैं। अब दो आयत, एक इधर होता है एक इधर होता है, तो इधर वाला जो आयत है, यदि इसमें एक साइड बी और एक साइड एच ले हम, तो इस वाले आधार का इधर वाली जो पृष्ठ है इधर वाला, उसकी दो साइड हो गई कौन कौन, बी और एच। तो इसलिए इस वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा बी इंटू एच, और इधर वाली जो सतह है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा बी इंटू एच। तो दोनों का टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू बी एच, ठीक है। तो दोबारा समझे, जो नीचे था उसका क्षेत्रफल था एल इंटू बी, क्या था, एल, क्योंकि ये एल है वो बी है, तो एल इंटू बी हो गया। तो इसका क्षेत्रफल एल इंटू बी, उसका क्षेत्रफल एल इंटू बी, तो इन दोनों का हो गया 2LB। और ऐसे इधर वाली और इधर वालियों का क्षेत्रफल हो गया 2BH। ऐसे इधर वाली और इधर वाली, जैसे जिस बोर्ड लग रहा है इस दीवार का और एक उसके जस्ट सामने वाली जो दीवार है, उन दोनों का क्षेत्रफल इसी तरीके से कितना हो जाएगा पता है, ये कितनी है L और ये क्या है H। तो इन दोनों का हो जाएगा, इस वाली का और सामने वाली का 2 इंटू एल इंटू एच। तो यानी 2 तो ये हो गई, 2 ये हो गई, 2 ये हो गई, तो 6 सतहों का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। और ये कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहलाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। और यदि इसको शॉर्ट में लिखे तो 2 कॉमन लें, और 2 कॉमन लें तो इसमें बचेगा 2 गुणा LB, इसमें बचेगा BH और इसमें बचेगा LH, H था ये। तो इसलिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ये बन जाता है, क्या बन जाता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। यदि हम इसको हिंदी में बोलें तो 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो ये घनाभ का क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था 2 इंटू LB, 2 इंटू BH, 2 इंटू HL। ये कितनी सतह थी, 6 सतह थी। यदि हमको पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो ऊपर और नीचे यानी आधार और छत को छोड़ेंगे, और आधार और छत कौन है, LB का दुगना। तो इन दोनों को यदि हम हटा दें तो जो ये 4 सतह बचती हैं ये कहलाती हैं कमरे की 4 दीवार। कमरे की 4 दीवार, या हम बोल सकते हैं कमरे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कमरा का मतलब घनाभ। तो इसका मतलब घनाभ का ये क्या कहलाता है पता है आपको, ये कहलाता है आपका, इसमें कॉमन लें 2 और इसमें H कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा B प्लस L। B प्लस L कहो चाहे L प्लस B कहो, बात एक ही है। तो इसलिए कमरे की 4 दीवार या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा H कोष्टक में L प्लस B। तो ये कहलाता है कमरे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरीके से ये आपके ये घनाभ के सूत्र आपके 3 तैयार हो गए। इसके बाद आयतन। तो आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ के आयतन का सूत्र होता है LBH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। अब हाँ, एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कोई भी ठोस आकृति हो जिसकी, कोई भी ठोस आकृति जिसकी आधार और छत एक जैसी हो। अब आधार और छत किन किन की एक जैसी होती है, घनाभ की, घन की और पेलन की।
तो घन जिसकी आधार और छत एक जैसी हो तो क्या करते हैं, उसके आयतन का एक सामान्य सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ध्यान रखें, किसी भी ठोस आकृति जिसकी आधार और छत एक जैसी हो उसका आयतन का सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल। तो घनाभ के आधार का क्षेत्रफल होता है LB और ऊंचाई होती है h, इसलिए घनाभ का आयतन हो गया LBH। इसी तरीके से तो ये मैंने इसलिए बताया, कई बार ऐसी स्थिति आती है कि आपको ये सूत्र काम आता है। तो किसी भी ठोस आकृति जिसकी आधार और छत एक जैसी हो उसका आयतन का सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अन्य में एक सूत्र आप समझ सकते हैं, जैसे आपने देखो यहाँ पे समझें, अब पूरा कमरा आपको इस वीडियो में दिख नहीं रहा है, नहीं तो मैं आपको कमरे में और अच्छा समझ आता, लेकिन आपको ऐसे ही समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा घनाभ में कितने सीट्स होते हैं, घनाभ में होते हैं 8 सीट्स, यानी कोने। देखो एक कोना ये, एक कोना ये, जैसे 4 आपने देखा है, एक कोना इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और 4 कोने ऊपर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी घनाभ में जो 8 सीट्स होते हैं, 8 सीट्स जो होते हैं, तो जैसे इसमें एक सीट्स तो ये हुआ और एक सीट्स आपका ये हुआ, तो इन दोनों सीट्सों के जो बीच की दूरी होती है यह कहलाती है घनाभ का विकर्ण। क्या कहलाती है, दोबारा समझें, जैसे आप किसी भी कमरे में खड़े हो, यहाँ इस वीडियो के हिसाब से देखो, तो एक तो इधर कोना है कमरे का और एक इधर कोना ये वाला, तो एक कोना वो और एक जस्ट सामने इधर से ऐसे इधर की साइड कोने में आए, तो इस तरीके से इस कोने से इस कोने की जो बीच की दूरी होगी ये कहलाएगी इस कमरे का विकर्ण। ठीक है, तो कमरे के विकर्ण का यानी घनाभ के विकर्ण, तो घनाभ के विकर्ण का सूत्र है √L² + B² + H²। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहलाता है कमरे का या घनाभ का विकर्ण। देखो घनाभ यदि आपको समझ में आया तो घन को और घनाभ में समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। घन क्या है, घनाभ और घन में इतना सा फर्क होता है, घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं, इसमें भी 6 होते हैं, इसके सभी पृष्ठ आयत होते हैं, लेकिन इसके सभी पृष्ठ समान होते हैं, और समान होते हैं इसलिए इसके सभी पृष्ठ हो जाते हैं वर्ग। तो घन क्या है, 6 समान वर्गों से घिरी हुई एक आकृति होती है। तो यानी इसमें 6 पृष्ठ होते हैं और 6 के 6 पृष्ठ होते हैं, वो क्या होते हैं, वर्ग के आकार के होते हैं, और वो होता है आपका घनाभ, यानी घन होता है वो। तो यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को बराबर कर दिया जाए, यानी लंबाई को चौड़ाई के बराबर और ऊंचाई को भी इन्हीं के बराबर कर दिया जाए, यानी जिस घनाभ में L, B और H तीनों समान होते हैं, तो वो आपका घनाभ है, वो बन जाता है घन। तो घन में कितने पृष्ठ हो जाते हैं, 6 ही रहते हैं, लेकिन वो सभी पृष्ठ किस आकृति के हो जाते हैं, वर्ग के हो जाते हैं। तो इसलिए घनाभ का प्रत्येक घनाभ की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को समान कर दिया जाए, तो यानी L, B और H तीनों समान हो जाएंगे, इसलिए हम L, B और H तीनों को क्या कहेंगे, भुजा कहेंगे, यानी A कह सकते हैं संकेत में। तो यदि लंबाई भी A हो, चौड़ाई भी A हो और ऊंचाई भी A हो, यानी घनाभ की जो भी माप होती थी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो सब की सब समान है, इसलिए घन में उनको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना बोल के क्या बोलते हैं, साइड, यानी भुजा बोलते हैं उसको। तो इसलिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए आपको, तो 6 वर्गों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा जिसकी भुजा A है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा को मैंने A लिया है, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल हुआ A²। इसलिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो आपको 6 वर्गों का कुल क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और 6 वर्गों का कुल क्षेत्रफल आएगा 6 × A², अर्थात 6A²। ये किसका हुआ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ घन का। अब आधार की बात करें तो आधार नीचे वाला वर्ग हो गया और इसका क्षेत्रफल होगा A²। अब घन का पार्श्व में कितने हो गए, 4 हो गए। वही भाई आधार छोड़ा और छत छोड़ी तो आपके 4 दीवार हो गई, चारों दीवार जो हैं वो वर्ग के आकार की होती हैं घन में। तो इसलिए इसका क्षेत्रफल भी भुजा स्क्वायर, उसका भी भुजा स्क्वायर, इसका भी भुजा स्क्वायर और इसका भी भुजा स्क्वायर, इसलिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 × भुजा स्क्वायर। 4 × भुजा स्क्वायर को लिखेंगे हम 4A²। अब देखो मैंने बताया था घन में क्या होता है, एक घनाभ की L, B और H तीनों समान हो तो क्या बन जाता है वो घन। तो घनाभ की L, B, H तीनों समान हो तो घन बन जाता है, इसलिए घनाभ का आयतन L, B, H होता था,
तो इसी सूत्र से यदि हम घन का आयतन निकाले तो हम लिखेंगे ए गुणा ए गुणा ए, यानी भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, तो इसका आयतन आएगा भुजा की घात 3, जिसे हम लिख सकते हैं ए क्यू। अब हम किसकी बात करें, अन्य में विकर्ण निकाल के देखें, यानी विकर्ण, घन का विकर्ण भी आप इसी तरीके से निकालें, यानी लंबाई को भी ए रखें, चौड़ाई को भी ए, इसको भी ए, तो यह आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी √3 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर में ए बाहर आ जाएगा तो यह आएगा ए गुणा √3। ठीक है, तो घन का विकर्ण होता है भुजा गुणा √3, यानी ए √3। ये इसके विकर्ण की लंबाई का सूत्र है। ठीक है, तो ये आपके घन और घनाभ के सूत्र आपके हुए। तो इसके ऊपर पूरी एक पॉइंट निर्भर करती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है ठोस बेलन। ठोस बेलन, वैसे चित्र यहाँ बन रहा है पर आप दोबारा यहाँ पर समझने की कोशिश करें। देखो ये होता है ठोस बेलन, आपके सामने ये मैंने बनाया है, तो आपको देखो यदि आप ऐसे देख रहे हो तो आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसको टेढ़ा करके जैसे सामने ऐसे देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। यानी आपने ड्रम देखा हुआ, ड्रम, तो ड्रम में ऊपर का ये और एक नीचे का ये, इसे बोलते हैं कई लोग ड्रम का पैंदा, इसे बोलते हैं ड्रम का ढक्कन। तो ड्रम में ढक्कन और पैंदा समान होता है। ठीक है, तो ड्रम और में ढक्कन और पैंदा ये दोनों कौन सी आकृति के हुए, वृत्त के आकार के हुए, और इसके बगल में ये वाला भाग हुआ। ठीक है, तो बगल में ये वाला भाग हुआ तो ये कहलाता है बेलन का वक्र पृष्ठीय भाग। तो ये वक्र पृष्ठ होता है इधर वाला। ठीक है, तो यदि आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो आराम से निकाल सकते हो, वृत्त का क्षेत्रफल होता है और इसका क्षेत्रफल भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन पहले आप समझे कि इसकी मेन माप कौन सी हुई। देखो इसकी छत हुई या आधार हुआ, इसमें एक वृत्त होता है और वृत्त की मेन माप होती है r त्रिज्या, और इसमें ये हो गई इसकी ऊंचाई। तो यानी बेलन में, बेलन जो होता है, बेलना का जो भाग होता है, तो बेलन जो होता है ठोस बेलन, तो ठोस बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं। एक होता है ऊपर वाला वृत्ताकार भाग, एक होता है नीचे वाला वृत्ताकार भाग, और एक होता है वक्र भाग। ठीक है, तो बेलन की 2 माप होती है, R और H। ठीक है, R कहलाती है इसकी त्रिज्या और H कहलाती है इसकी ऊंचाई। अब मैं डायरेक्ट में त्रिज्या लिख दिया, त्रिज्या का पूरा तरीके से बोलेंगे तो इसे कहेंगे आधार की त्रिज्या या ऊपरी सिरे की त्रिज्या। ठीक है, तो इसका आधार नीचे ये है, तो ये कौन सी आकृति का है, वृत्त की आकृति का है, इसलिए बेलन का आधार का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, वृत्त वाला πr स्क्वायर। ठीक है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। अब ये 2πrh कैसे आया, आप नॉर्मल कभी प्रैक्टिकल करके देखना। अब कोई जैसे हमने कोई ड्रम लिया, ड्रम का ढक्कन ही हटा दिया और पैंदा भी नीचे काट के फेंक दिया, फिर बाकी का जो ये भाग बचा वृत्त का, अब हम उसे काटें ऐसे, और हम इसको ऐसे काटें इस तरीके से बीच में से कहीं एक साइड से, और इसको ऐसे खोलें तो हमें एक तरीके से एक आयत प्राप्त होगा। आयत, उस आयत में ये वाली साइड है वो तो h होगी, लेकिन जो ये है इस आयत की लंबाई वो क्या होगी पता है, ऊपर जो वृत्त के भाग है उसकी परिधिकरण होगा ये यूँ इस तरीके से, क्योंकि ये घूम के ऐसे फैल जाएगा, तो ये आपकी होती है 2πr। यानी यदि इसके वक्र भाग को, बेलन के वक्र भाग को ऐसे काट के आयत बनाया जाए तो उस आयत की एक भुजा तो ऊंचाई होती है, लेकिन दूसरी भुजा होती है वो होती है उसकी परिधि। तो आयत का क्षेत्रफल होता है एक साइड इंटू दूसरी साइड, तो एक साइड h, एक साइड 2πr, इसलिए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा क्या 2πrh। और ये क्या है, ये किससे बना, ये इसको वक्र को खोलने से तो बना है। तो इस तरीके से इसका संपूर्ण, इसका पृष्ठ ये क्षेत्रफल कौन सा वाला, वक्र, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। ठीक है, तो अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो देखो मैंने ये आधार का निकाला है, तो ड्रम में यानी बेलन में जो क्षेत्रफल नीचे वाले आधार का होता है वो ऊपर वाले का होता है। अब ये तो मैंने ऐसे टेढ़ा बना दिया, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने चित्र बनाया था तो ये इस तरीके से बनाया था।
तो इसमें इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और एक वक्र होता है वक्र, उसका क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। तो इसलिए तीनों को जोड़ दें, आधार को, छत्र को और वक्र को। तो आधार, छत्र और वक्र तीनों पृष्ठों को जोड़ दें तो वो कहलाता है क्या, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसलिए ये आएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर तो इन दोनों का हो गया, 2 पाई आर एच ये आपका है, ये कॉमन लेंगे 2 पाई आर, तो कोष्टक बचेगा एच प्लस आर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर। तो क्या होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठोस वाले का 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर। कई लोग इसको आर प्लस एच भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, कोई दिक्कत नहीं है। आयतन का सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई होती है एच, इसलिए इसके आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन के ये आपके सूत्र हैं ठोस बेलन के, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद होता है खोखला बेलन। खोखला बेलन यानी आपने देखा होगा पाइप आपने देखे होंगे, तो पाइप होता है ये खोखले बेलन के आकार का होता है। देखो एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा हम लें, तो छोटा सा पाइप का टुकड़ा लिया तो आप इस तरीके से पाइप का टुकड़ा लेंगे, तो ये आपका खोखला बेलन है। आप समझने की कोशिश करें, खोखले बेलन यानी पाइप में ये तो हो जाएगी आपकी एच यानी ऊंचाई। अब जमीन पर यूँ पाइप पड़ा तो हम कहते हैं ये इसकी लंबाई है, तो मतलब एक ही है, लंबाई और ऊंचाई, ठीक है। लेकिन जो इसका जो मुंह होता है, देखो ठोस बेलन है तो उसमें तो ऊपर एक ही वृत्त होता है, लेकिन आप यहाँ समझे यदि इसके पाइप के मुंह को ऐसे देखें तो यहाँ से तो कोई धातु आपको ठोस होती है इधर से, और बीच में से ये आर पार होता है पाइप ऐसे अंदर से, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो खोखला जो बेलन होता है, इसके ऊपर का सिरा हो चाहे नीचे का सिरा हो, ये होता है रिंग के आकार का, वलय के आकार का, ठीक है, जिसमें 2 वृत्त होते हैं। एक वृत्त आपका अंदर ही होता है और ऊपर ही होता है। तो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, एक बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, इसलिए एक त्रिज्या कहलाएगी बाह्य त्रिज्या बाहर वाले वृत्त की, और अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी अंतः त्रिज्या। तो खोखले बेलन में 2 त्रिज्या होती है, अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या, ठीक है। तो इसलिए आप समझने की कोशिश करें कि खोखले बेलन में 2 त्रिज्या होती हैं, एक होती है R1, ठीक है, ये है बाह्य त्रिज्या, बाह्य, और एक होती है R2, ये होती है अंतः त्रिज्या, और एक होती है H यानी ऊंचाई। खोखले बेलन का जो आधार होता है वो मैंने बताया इस तरीके से होता है, इस तरीके से, और इसमें ये वाला क्षेत्रफल निकलता है इसका, ये वाला, तो ये होता है वलय के आकार का। वलय के आकार का क्षेत्रफल क्या, वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, ये 15 प्रश्नावली में आपने पढ़ा था। तो ये होता है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का। यदि आपको याद नहीं है तो बता दिया है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि बड़ी त्रिज्या R1 है इसलिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आएगा पाई R1 स्क्वायर, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल आएगा पाई R2 स्क्वायर। कॉमन लेंगे तो ये आएगा पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो आधार का क्षेत्रफल होता है पाई कोष्टक में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। इस तरीके से ये इसका होता है, ठीक है। इसका पार्श्व यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र क्योंकि उसमें घुमाव होता है थोड़ा बेलन में, इसलिए हम इसको पार्श्व नहीं बोल के वक्र बोलेंगे। वक्र का मतलब होता था, ऐसे बोलते थे, ये टेढ़ी बेढ़ी रेखा वक्र रेखा कहलाती है। तो इस तरीके से इसमें 2 वक्र होते हैं खोखले बेलन में। जैसे आपके सामने कोई पाइप हो तो कोई आपसे कहे पाइप में रंग करो, तो आप बाहर से रंग करोगे, लेकिन हो सकता है आपको अंदर से रंग करना पड़े। तो इसलिए पाइप में 2 वक्र होते हैं, एक अंदर का और एक बाहर का, ठीक है। सूत्र ये वाला ही होता है, लेकिन त्रिज्या दोनों की अलग अलग होती है। इसलिए अंदर वाले वक्र का सूत्र होगा 2 पाई R2H, और बाहर वाले वक्र का होता है 2 पाई R1H। दोनों को जोड़ के यदि कॉमन ले लें तो ये कहलाता है खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों को जोड़ना पड़ेगा, अंतः वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कॉमन आएगा 2 पाई H कॉमन आएगा, तो इसमें बचेगा R1, उसमें बचेगा R2। H को आगे लिखें चाहे पीछे लिखें। तो इसलिए खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है 2 पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 कोष्टक बंद इंटू H। H को आगे लिखें चाहे पीछे लिखें, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कहलाता है इसका क्या बेटा, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ऐसे ही बनता है। आप समझो खोखला बेलन में भी कितने पृष्ठ होते हैं? 3। एक देखो, एक तो इधर बलय होती है, एक बलय इधर होती है और एक वक्र होता है। तो ये तो आपका वक्र हो गया, यानी 4 पृष्ठ होते हैं, अंदर का वक्र, बाहर का वक्र, ऊपर का सिरा, नीचे का सिरा। तो ये तो दोनों वक्र हो गए इसमें अंदर बाहर के, लेकिन ये ऊपर का सिरा आया है, सॉरी नीचे का सिरा आया है आधार। तो यदि हम 2 सिरे ऐसे लें और ये आपके 2 वक्र हो गए, तो यानी 2 पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। 2 क्यों लिया मैंने? ऊपर का सिरा देखो ये वाला, एक इधर का सिरा और इधर का सिरा, दोनों का क्षेत्रफल ये हो गया, और अंदर का वक्र बाहर के वक्र का ये हो गया। तो ये हो गया 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल। खोखले बेलन में 4 पृष्ठ होते हैं बेटा, ठीक है। तो यदि हम इसको, और वैसे तो ये आपका सूत्र हो गया, लेकिन इसको और शॉर्ट में लिखें तो आपको अपने मैथ के तरीके से, यानी गुणनखंड वगैरह कर करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे होगा बताता हूँ। इसमें एक सूत्र लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 पाई ब्रैकेट में r1 प्लस r2, r1 माइनस r2, ठीक है। और ये है आपका 2 पाई ब्रैकेट में r1 प्लस r2 और h। यदि हम इसमें कॉमन लें तो 2 पाई, ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, तो इसमें आएगा 2 पाई ब्रैकेट r1 प्लस r2। तो इसमें बचेगा r1 माइनस r2 और उसमें बचेगा h। तो इसलिए जो आपके सामने ये नीचे लिखा है, यहाँ नीचे दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको साइड में लिख के दिखाता हूँ। यदि दोनों में यदि कॉमन लें तो कॉमन कौन आएगा? 2 पाई ब्रैकेट में r1 प्लस r2, ठीक है। तो इसमें कॉमन ले तो इसमें बचेगा r1 माइनस r2 और इसमें से कॉमन लिया तो इसमें बचेगा h। तो इसलिए ये जो आपके सामने आया ये कहलाता है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या तैयार हुआ बताएं? 2 पाई ब्रैकेट में r1 प्लस r2, r1 माइनस r2 प्लस h। यह कहलाता है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें r1 कहलाती है बाह्य त्रिज्या, बड़े से है ना, और r2 कहलाती है भीतरी त्रिज्या, और h कहलाती है उसकी लंबाई या ऊंचाई, किसकी? खोखले बेलन की, ठीक है। इसके बाद आयतन, आयतन का सूत्र वही है, क्योंकि देखो इसके जैसे हमने खोखले बेलन को ऐसे बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, तो खोखले बेलन का आधार और पैंदा ये जैसा होता है। तो आधार का क्षेत्रफल होता है पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, ऊंचाई होती है h। और मैंने आपको पहले ही बताया था जिन आकृतियों की आधार और छत एक जैसी होती है उनका आयतन का सूत्र होता है, दोबारा बोल रहा हूँ, जिन ठोस आकृतियों का, ठीक है, कोई भी आकृति है, उनका ऊपर का और नीचे का आधार और छत एक जैसी होती है, उनका आयतन का सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। समझे? इसका होगा पाई ब्रैकेट में r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू h। ये इसका आयतन है। समझें? आप 1 मिनट समझने की कोशिश करें। कभी पाइप में कभी आप पानी भर सकते हो? जैसे आपके पास पाइप का कोई टुकड़ा है तो उसके अंदर पानी भर सकते हो? नहीं भर सकते। तो जो ये आयतन है, ये आप ये मत समझना पाइप में कितना पानी भरेंगे उसका आयतन है। ये आयतन का मतलब है पाइप, जैसे कोई पाइप प्लास्टिक का है तो उस पाइप को बनाने में कितनी प्लास्टिक लगी उसका आयतन है। यानी ये पता है किसका आयतन है? ये है खोखले बेलन को बनाने में लगे पदार्थ का आयतन। वो पदार्थ प्लास्टिक का पाइप है तो प्लास्टिक का आयतन है, लोहे का पाइप है तो लोहे का आयतन है, और कोई पाइप लकड़ी का है तो वो उस लकड़ी का आयतन है जिससे वो खोखला बेलन तैयार हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं शंकु की, ठीक है। शंकु के बारे में सब जानते हैं, सब ने आइसक्रीम खाई है, ज़्यादातर बोलते हैं कौन वाली आइसक्रीम। तो वो शंकु के आकार की होती है। वैसे नहीं समझ में आ रहा, आपको नॉर्मल समझाता हूँ। यदि आप कोई सरसों की या गेहूं की या चावल की कोई ढेर लगाएं, ढेर, तो ढेर लगाएं तो वो जो ढेर है वो किस आकृति में आएगा? वो ज़्यादातर शंकु की आकृति में लगेगा। और शंकु को आप टेढ़ा मेढ़ा कर दे तो बात अलग है, पर जो सरसों की, गेहूं की, चावल की जो ढेरी है, अपन कोई मिट्टी इकट्ठा करें तो मिट्टी की जो ढेरी है वो ढेरी इस तरीके से तैयार होती है। सही बोल रहा हूँ? तो ये जो ढेरी होती है जिसे हम ढेर बोलते हैं, ये सरसों का ढेर, मिट्टी का ढेर, कंकड़ का ढेर, तो ऐसे जो ढेरी होती हैं ये शंकु के आकृति की होती हैं, ठीक है। तो इस शंकु में ये कहलाती हैं शंकु के आकार की आकृतियाँ, ठीक है। तो ऐसी कई आकृतियाँ होती हैं। जैसे आपने घर में कीप देखी है, तेल पानी करने के लिए कीप होती हैं, लेकिन कीप में ऐसे थोड़ी नली सी जुड़ी होती है। तो इस नली को यदि हम हटा दें तो जो ऊपर का जो हिस्सा है कीप में,
ये शंकु के आकार का होता है। ठीक है, तो कीप तो दो आकृतियों से बनी होती है क्योंकि इसकी नली होती है, उसमें वो बेलन होता है, ऊपर जो है वो शंकु है। तो हम ढेर की बात करें, कोई भी चीज़ का ढेर, तो वो शंकु के आकार का होता है। इस शंकु में दो माप होती हैं। देखो, यदि हम शंकु की ढेरी की बात करें तो आप, ये तो आपके सामने ऐसा लग रहा है, सोचना आप कि शंकु कोई भी आकृति का जब ढेर लगाते हैं वो तो उसका जो नीचे का हिस्सा होता है वो जमीन पे कितनी जगह घेरता है, वो इस तरीके से जगह घेरता है वृत्त की आकृति में। तो शंकु का आधार वृत्त के आकार का होता है। ठीक है, तो इसका मतलब शंकु का आधार वृत्त के आकार का होता है, इसलिए इसकी मेन माप होती है आधार की त्रिज्या r। तो शंकु की एक मेन माप होती है आधार की त्रिज्या, और ये होती है सीधी ऊंचाई h। सीधी नहीं बोलते, केवल ऊंचाई बोल सकते हैं, पर मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। एक होती है ये तिरछी ऊंचाई, जैसे डेयरी में आप ऐसे अंदर ना घुस के ऐसे निकालेंगे तो ये तो टेढ़ी ऊंचाई होगी, जिसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई। कई लोग इसको तिरछी लंबाई भी बोलते हैं, एक ही बात है, तिरछी लंबाई, तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। तो ये एल होती है सीधी ऊंचाई, उसको ऊंचाई बोलते हैं, ये एच होती है, और ये होती है आधार की त्रिज्या। तो शंकु में तीन माप होती हैं, एल, आर, एच। एल क्या होता है? एल होता है तिर्यक ऊंचाई, एच होता है ऊंचाई, और आर होती है आधार की त्रिज्या। तो इसमें तीन माप होती हैं। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है तो मैं आपके सामने यहाँ से थोड़ा जगह ले रहा हूँ, थोड़ी सी ये। तो इसकी जो तीनों जो माप होती हैं, किसकी? ये जो तीनों जो माप होती हैं आपकी, किसकी तीनों माप? तीनों माप किसकी? शंकु की। ये एल, आर और एच, ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं की तरह काम करती है। जैसे समकोण त्रिभुज में एक लंब, एक आधार और एक कर्ण होता है ना, ऐसे ही एक होती है एल यानी ऊंचाई। कौन सी वाली? तिरछी ऊंचाई। ये कर्ण का काम करती है, ऊंचाई लंब का काम करती है, और आर आधार की त्रिज्या, जो किसका काम करती है? आधार का। इसलिए सूत्र क्या है सुने। एल का सूत्र होता है यानी कर्ण बराबर अंडरवुड लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो एल बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कभी आपको आर निकालना है तो आर बराबर अंडरवुड एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। कभी आपको एच निकालना है तो अंडरवुड बोले एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ऐसे ही ये मैंने समकोण त्रिभुज की जो पाइथागोरस में उससे ये तीनों मान निकाले हैं। तो इसको ज़्यादा समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पहले से जानते हैं। ठीक है, तो ये शंकु की मेन माप हुई आपकी एल, आर, एच, और इनमें समकोण त्रिभुज की तरह संबंध होता है। तो आर होता है आधार की तरह, और एच यानी ऊंचाई होती है लंब की तरह, और जो तिरछी ऊंचाई होती है वो होती है कर्ण की तरह। तो उस तरीके से मैंने ये सूत्र लगा दिए हैं। ठीक है, इसके बाद आधार, अभी मैंने बताया शंकु का आधार वृत्त के आकार का होता है। अभी देखना, चित्र देखा था अभी। तो आधार का क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर स्क्वायर। शंकु के वक्र का सूत्र होता है, इसका एक क्वेश्चन आएगा तब ये और अच्छी तरह से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि ये सूत्र कहाँ से आया। फिलहाल मैं इसको बता नहीं रहा हूँ आपको कैसे आया, टाइम की वजह से। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। शंकु जब बना जाता है तो त्रिज्यखंड की सहायता से बना जाता है, तो त्रिज्यखंड की सहायता से ये सूत्र तैयार होता है। आगे बताएंगे, एक क्वेश्चन आएगा इसका जब। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे कई लोग इसको तिर्यक पृष्ठ बोलते हैं, तिरछा होता है ना इस वजह से। तो शंकु का तिर्यक पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि शंकु में दो पृष्ठ होते हैं, आधार और वक्र, तो इन दोनों को जोड़ दें तो पाई आर कॉमन आएगा, तो इसमें बचेगा आर, इसमें बचेगा एल। इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार के क्षेत्रफल को जोड़ दें तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है पाई आर कोष्ठक एल प्लस आर या आर प्लस एस, आर प्लस एल या एल प्लस आर। आयतन का सूत्र होता है, जो बेलन का आयतन होता है उसका 1/3 होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है यदि दोनों की माप एक जैसी हो, त्रिज्या और ऊंचाई। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका आयतन है? शंकु के आयतन का। इसके बाद आपके दो आकृति रहती हैं, गोला और अर्धगोला। गोला यानी गेंद। ठीक है, गेंद कई कहावत हैं, तो गेंद जो रहता है उसका आधार नहीं होता, आपको खूब पता है। गेंद होती है उसका आधार नहीं होता, क्योंकि तभी तो वो लुढ़कती रहती है। तो गेंद का कोई आधार नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए गेंद का कोई भी आधार नहीं होता, इसलिए आधार का कोई सूत्र नहीं है। अब कई लोग इसका जो घुमाव वाला जो चारों तरफ जो भाग होता है, एक ही पृष्ठ होता है इसमें, इसको आप वक्र कह दो चाहे संपूर्ण कह दो, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, एक ही बात है। यदि आपसे कोई पूछे कि उसका
गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों एक ही हैं। और इसका सूत्र होता है 4πr², और इसके आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। अन्य में कोई स्पेशल सूत्र नहीं है। आर का मतलब होता है त्रिज्या, आधार की त्रिज्या। ठीक है। अब अर्धगोला, तो गोले से अर्धगोला तैयार होता है। कोई भी आपके सामने गोला है, जैसे आपके सामने बताता हूँ, आपने नींबू देखा होगा, पूरा नींबू, तो पूरा नींबू रहता है, उसका रंग कैसा होता है, लगभग पीला पीला सा, कच्चा होता है उसका हरा होता होगा, पर नींबू का जो कलर होता है वो कैसा होता है, पीला। तो जो नींबू में जो पीला रंग जो भाग आपको दिखता है या हरा जो भाग होता है, कच्चा होता है हरा दिखता है, तो जो वो भाग होता है वो क्या कहलाता है, गोले का हरा जो भाग दिखता है पूरा, या पीला या हरा जैसा भी आपके सामने कोई हो, तो वो कहलाता है गोले का। क्योंकि नींबू ज़्यादातर गोले के आकार के होते हैं, तो वो कहलाता है पीला वाला भाग गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण बोल दो एक ही बात है। लेकिन नींबू को आधा काट दें बराबर बिल्कुल, तो आधा जो नींबू होगा वो होगा अर्धगोले के आकार का। ठीक है। अब आप ये सोचने की कोशिश करें कि जो आधा जो नींबू होता है उसमें कितने रंग आपको दिखाई देते हैं। तो उसमें आपको एक तो पीला वाला भाग आपको दिखाई देगा, यदि नींबू पूरा पीला था तो पीला वाला भाग दिखाई देगा, और अंदर से कटने के बाद एक सफ़ेद भाग दिखाई देगा जहाँ से रस निकलता है। ठीक है। तो इसलिए जो सफ़ेद वाला जो भाग होता है, जैसे आप आधे नींबू को जो ज़मीन पर पटकें, पूरा नींबू पटका तो वो लुढ़कता रहेगा। ठीक है। वो बात अलग है, कुछ देर बाद रुक जाएगा कोने कोने में जाके। लेकिन इसलिए मैंने कहा था गोले में आधार नहीं होता, क्योंकि वो लुढ़कता रहता है। लेकिन आधे नींबू को जब हम फेंकें तो वो कुछ टाइम बाद रुक जाएगा, और वो इस तरीके से, ये ऐसे नहीं, कैसे रुक सकता है, पर जो आपका जो सफ़ेद वाला जो भाग होता है, ये ऐसे आधा नींबू को यदि हम ऐसे रखें तो ये जो आपके सफ़ेद वाला जो भाग दिखता है आपको, जिसमें आपको रस निकलता है, तो ये कहलाता है नींबू का यानी अर्धगोले का आधार। तो वो कैसी आकृति का होता है, वो होता है वृत्त के आकार का। ठीक है। तो अर्धगोले का जो आधार होता है, फिलहाल में ये ऊपर की साइड हो गया है, वो बात अलग है, तो ये कहलाता है अर्धगोले का आधार। तो अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल होता है πr², क्योंकि वृत्त जैसा होता है। अब देखो, पूरा नींबू था तो उसके पीले वाले भाग का क्षेत्रफल 4πr² था, लेकिन नींबू को आधा काटा तो आधे नींबू का पीला भाग कितना बचा। जब पूरे नींबू का पीला वाला जो भाग था वो 4πr² था, तो आधे नींबू का पीला भाग कितना रहा, 2πr²। तो पीला वाला जो भाग होता है वो कहलाता है, आधे नींबू का पीला वाला भाग कहलाता है अर्धगोले का क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका मतलब अर्धगोले में दो पृष्ठ होते हैं, एक वक्र और एक आधार। यदि दोनों को जोड़ दें, इसको और इसको जोड़ दें, तो ये कहलाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तैयार होता है 3πr² से। और अर्धगोले का आयतन होता है वो गोले का आधा हो जाएगा, तो इसका आयतन 4/3 πr³, तो इसका आधा करेंगे तो यह आएगा 2/3 πr³। अन्य में कोई है नहीं, केवल आर के बारे में बात लिखनी है, त्रिज्या है ये। तो इस तरीके से आपने ये ठोस आकृतियां हैं कुछ, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और कोई अन्य कोई बात है तो वो साइड में लिख दिए मैंने। तो जो भी आपके सामने ये कुछ आकृतियां हैं, इनसे संबंधित मैंने आपको कुछ सूत्र बताए हैं। इन सभी को आपको अगली यानी जो चल रही है फिलहाल 16 प्रश्नावली जो हम पढ़ेंगे, उसको यदि आप एक्सरसाइज है अच्छी तरह से आपको समझनी है तो आपको ये सूत्र आपको याद होने चाहिए। ठीक है। तो हम जो सबसे पहले जो पॉइंट पढ़ेंगे 16.1 आएगी एक्सरसाइज सबसे पहले, तो उसमें घन और घनाभ के बारे में बात होगी। तो इसलिए आप सबको सारे सूत्र याद करने हैं अगले वीडियो पढ़ने से पहले। तो अगले वीडियो देखने से पहले तो आपको ये सारे सूत्र आपको एक बार अच्छी तरह से याद करने हैं, और सारे सूत्र आपको अपने पास नोट करने हैं। ठीक है। तब आगे की पढ़ाई हम स्टार्ट करेंगे अगले वाले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही बहुत।